जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम लोग मेजर्स ऑफ मार्केट कंपटीशन और कंसंट्रेशन पढ़ रहे थे, और उसमें जो लास्ट मेजर है वो रह गया था, दैट इज लॉरेंस कर्व एंड जिनी कोफिशिएंट। तो लॉरेंस लॉरेंस कर्व और जिनी कोफिशिएंट भी मार्केट कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे लॉरेंस कर्व नज़र भी आ रहा है बना हुआ। मैं आपको ये समझा भी देता हूँ कि ये कैसे होता है। ये शफीक भाई, हेलो।
हेलो हेलो हेलो। जी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। जी ये कश, कफ, कफशा है, क्या नाम है आपका? आप बता रही हैं कि आवाज़ आ रही है? कफसा अमजद जी अब आ रही है सही आवाज़? ज़रा बताइए, आवाज़ बताइए सही आ रही है कि नहीं? हेलो। जी ठीक है, चलो ठीक है, थैंक जी यू सर, वेरी आवाज़ आ रही मच। है सर। जी ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आपसे डिस्कस ये कर रहा था कि मार्केट कंसंट्रेशन को मेजर करने के जो मेथड्स हैं, उनमें से आखिरी जो मेथड हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है वो है लॉरेंस कर्व एंड जिनी कोफिशिएंट। तो लॉरेंस कर्व और जिनी कोफिशिएंट का क्या मतलब है, ये भी हमने समझना है। तो पहले तो ये देखें कि लॉरेंस कर्व की डेफिनेशन ये है: a Lorentz curve of marking concentration would be drawn on the horizontal axis representing the cumulative percentage of total number of firms in industry, started with smallest, and vertical axis showing the cumulative percentage of industry or market turnover attributable to the firms। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि वाई एक्सिस के ऊपर क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है और एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ द फर्म्स है। तो क्यूमुलेटिव का मतलब ये है कि आपने ऐड करके लिखना है पिछली भी उसके अंदर। जैसे आपने अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई हो तो फ्रीक्वेंसी से आप जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो पिछली फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करके लिखते हैं हम लोग। तो लॉरेंस कर्व को बनाते हैं पहले हम लोग ना।
इसका ग्राफ बनाते हैं। जिनी कोफिशिएंट जो है वो लॉरेंस कर्व से ही कैलकुलेट होता है, यानी उसके ग्राफ से कैलकुलेट करते हैं हम लोग। और ये जिनी कोफिशिएंट की वैल्यू से या लॉरेंस कर्व के ग्राफ से हम मार्केट कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं इसको मैं अभी आपको ग्राफ के ज़रिए समझाता हूँ कि ये चीज़ कैसे वर्क करती है। जी, अब यहाँ पे देखिए कि ये आपके सामने यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे जो लिखना है वो क्यूमुलेटिव लिखना है। तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फर्म्स, एक्स एक्सिस पे क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ द फर्म्स आ गया। और वाई एक्सिस पे जो लिखना है वो लिखना है क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ये आपके सामने एक लाइन बना रहा हूँ मैं। ये 45 डिग्री लाइन है। ये 45 डिग्री लाइन ये बता रही है कि जो वैल्यू इसके ऊपर आएगी, जो भी पॉइंट इसके ऊपर आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10%, तो इधर भी क्या होगा, 10% ही होगा। ये 10% ही होगा यहाँ पर भी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20%, तो इधर भी क्या होगा, 20% ही होगा। तो इसकी हर वैल्यू पर, हर पॉइंट पर दोनों एक्सिस पे जो वैल्यू होगी ना वो सेम होगी। समझ गए ना? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50%, तो इधर भी क्या आएगा, 50% ही आएगा। तो इसके हर पॉइंट पर ये वैल्यू और इसकी वैल्यू, यानी क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फर्म्स और क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ टर्नओवर जो है वो सेम होगा। यानी इसको हम 45 डिग्री लाइन कहते हैं। एट 45 डिग्री लाइन क्यूमुलेटिव percentage of firms is equal to cumulative percentage of turnover। ये आपको समझाने के लिए था कि इस जगह पर दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। ठीक हो गया? तो इस चीज़ को मज़ीद अब आगे समझते हैं। जी, तो इस पर 45 डिग्री लाइन पे जो था वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें मज़ीद ये समझिए कि अगर हम दोबारा से
ये आपके सामने ये मुकम्मल हो गया, ठीक है ना जी। और ये जो यहाँ पर ग्रीन लाइन बनाते हैं, ये 45 डिग्री लाइन जो है वो ग्रीन लाइन से मैंने शो किया है। तो इधर फिर वही बात है, यहाँ पर 100 है वैल्यू टोटल भर 100, और यहाँ पर भी 100 है, 100%। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे क्या लिखा था हमने, यहाँ पे हमने लिखा था क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फर्म्स, और यहाँ पर भी क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ टर्नओवर लिखा था। अब ये जो लाइन है, इसको हम इस लाइन को, ये आपके सामने जो ग्रीन लाइन मैंने लिखी है यहाँ पे, दैट इज 45 डिग्री लाइन, और इस लाइन को हम परफेक्ट इक्वालिटी लाइन भी कहते हैं, परफेक्ट इक्वालिटी लाइन। और ये परफेक्ट इक्वालिटी लाइन अभी मैंने आपको समझाई है कि जो वैल्यू यहाँ इसके हर पॉइंट पर जो वैल्यू एक्स एक्सिस पे होगी वही वैल्यू वाई एक्सिस पे होगी, इसलिए इसको परफेक्ट इक्वालिटी लाइन कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एक कर्व बना लें, फॉर एग्जांपल कर्व बना लेते हैं, ये कर्व बनाते हैं यहाँ पे इससे, ये जो मैंने पर्पल एक कर्व बनाया है पर्पल कलर से, इसको हम कहते हैं, ये जो पर्पल है, पर्पल लाइन से जो कर्व बना हुआ है, इसको हम कहते हैं लॉरेंस कर्व, लॉरेंस कर्व। ये लॉरेंस एक इकोनॉमिस्ट था, उसके नाम पर ये कर्व बनाया हुआ है। अब आप देखें कि लॉरेंस कर्व जो है वो क्या बताता है। लॉरेंस कर्व जो है वो भी यही बताता है कि कितने परसेंट क्यूमुलेटिव फर्म्स के पास कितना वो मार्केट शेयर जो है क्यूमुलेटिवली मार्केट में उनका टर्नओवर है, यही बता रहा है ना। ये वही बता रहा है एग्जैक्टली जो एक्चुअली मार्केट में कितने परसेंट फर्म्स जो हैं कितने परसेंट टर्नओवर जो है वो कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितना ये लॉरेंस कर्व जो है ये इस परफेक्ट इक्वालिटी लाइन से दूर होगा, उतनी ही ज़्यादा मार्केट कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी। मतलब इसका मतलब ये है कि ये अगर फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है, ये ए एरिया है, तो ये वाला सारा एरिया जो मैंने अभी शेडेड किया है, ये बता रहा है कि ये ए एरिया जो है ये मार्केट कंसंट्रेशन को बता रहा है। जितना ज़्यादा ये एरिया इस परफेक्ट इक्वालिटी लाइन के करीब होता चला जाएगा, कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक लॉरेंस कर्व बनाएं, तो ये लॉरेंस कर्व और एक लॉरेंस कर्व और बना लें, ये वाला लॉरेंस कर्व, तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वालिटी लाइन में और इसमें गैप थोड़ा है, उतनी ही कंसंट्रेशन कम होगी। तो जितना इस इक्वालिटी लाइन से दूर होता चला जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये लॉरेंस कर्व ये बन जाता है अब, तो इसका मतलब ये है कि अब इसमें कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती चली जाएगी। यानी जितना परफेक्ट इक्वालिटी लाइन से आप
दूर हटते जाएंगे, दूर मीन्स कि आप एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे, जैसे ये मैंने एरो लगाया है इस तरफ को जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा मार्केट कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और जितना आप इस इक्वालिटी लाइन की तरफ मूव करेगा लॉरेंस कर्व, उतना ही ज़्यादा मार्केट कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी और आप परफेक्ट इक्वालिटी लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। यानी ये देखना है कि लॉरेंस कर्व परफेक्ट इक्वालिटी लाइन से कितना दूर है। तो जितना उनके दरमियान डेविएशन ज़्यादा होगी या ग्रेडियंट्स ज़्यादा होंगे, उतना ही ज़्यादा मार्केट कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। और अगर जितना ये कम होगा, उतनी ही मार्केट कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो ये जो एक एरिया हमने फाइंड किया है, इसको हम ए एरिया कहते हैं। और इससे नीचे जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको मैं अगर येलो कर दूं, ये वाला आपको समझाने के लिए, ये वाला सारा एरिया जिसको अब हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये सारा एरिया जो मैंने हाईलाइट किया है या कर रहा हूँ, इस एरिया को, इस एरिया को, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया जो है, ये बी एरिया कहलाएगा। ए एरिया भी समझ आ गया आपको? ये सारा क्या है? ये सारा बी एरिया है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है येलो कलर से। ये बी एरिया है। इसको कहीं पे इसके अंदर, ये सारा क्या है? बी एरिया है। ये आपके सामने, ठीक है जी, ये बी एरिया है। इसको बी एरिया कह लीजिए। और ये जो आ, ये वाला एरिया है जिसको मैंने अब हाईलाइट किया है, ये ए एरिया है। ये ए एरिया है। दिस इज ए एरिया, ए। ठीक है। ये आपके सामने जो ए एरिया है, वो डिफरेंस है किस किस के दरमियान में? परफेक्ट इक्वालिटी लाइन और किसके दरमियान? लॉरेंस कर्व के दरमियान। ठीक है। ये जो ए एरिया है, एरिया ए जो है, ये क्या है? दिस इज द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द एरिया, between difference between the area of perfect equality line and Lorentz curve, Lorentz कर्व। ये लॉरेंस कर्व है, ये वाला, ये लॉरेंस कर्व है। तो लॉरेंस कर्व जो है, और ये लॉरेंस कर्व मैंने शो किया, ये लॉरेंस कर्व जो है और परफेक्ट इक्वालिटी लाइन के दरमियान जो एरिया है, उसको हम ए एरिया कहेंगे। और ये जो बी एरिया है, ये लॉरेंस कर्व से नीचे एक्सिस के दरमियान, यानी एरिया बिटवीन द एरिया बिलो दी, यानी एरिया बिलो दी लॉरेंस कर्व, ये एरिया बी की मैं बात कर रहा हूँ। एरिया बी क्या है? एरिया बिलो द लॉरेंस कर्व एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड से। ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस।
ठीक है ना जी, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। ये रेड से जैसे मैंने किया, ये सारा एरिया बी एरिया है। तो बी एरिया और ए एरिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये समझना है कि एरिया, जितना ज़्यादा ए एरिया कम होता चला जाएगा उतना ही ज़्यादा लॉरेंस कर्व परफेक्ट इक्वालिटी लाइन के करीब होता चला जाएगा, है ना। जैसे जैसे यहाँ देखें कि इधर एक और हम लॉरेंस कर्व बनाए, ये देखें, ये अब और ज़्यादा करीब हो गया है किसके, इस लाइन के। ये लाइन कौन सी है, ये इक्वालिटी लाइन है। तो जितनी ज़्यादा इक्वालिटी लाइन के करीब होते चले जाएंगे, लॉरेंस कर्व और इक्वालिटी लाइन का जो एरिया यानी ए एरिया है वो कम होता चला जाएगा, उतनी ही ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा और कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन कब बढ़ेगी, जब लॉरेंस कर्व और परफेक्ट इक्वालिटी का जो एरिया है जिसे ए एरिया कहते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ है जो समझने वाली है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं जिनी कोफिशिएंट। जिनी कोफिशिएंट का फार्मूला होता है जी ए ओवर ए प्लस बी, एरिया डिवाइडेड बाय ए प्लस बी एरिया। ये जिनी कोफिशिएंट का फार्मूला है। और ये क्या बताता है, ये भी यही बताता है कि कितना लॉरेंस कर्व जो है वो परफेक्ट इक्वालिटी लाइन से डेविएट कर रहा है। और अब आप देखें कि यहाँ पर अगर हम इफ़ अगर हम ए को ज़ीरो कर लें, ए एरिया को ज़ीरो कर लें, तो फिर जिनी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी ज़ीरो ओवर ज़ीरो प्लस बी। तो ज़ीरो ओवर बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जिनी की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि ए एरिया एग्जिस्ट नहीं करता। जब ए एरिया है क्या, ए एरिया लॉरेंस कर्व और परफेक्ट इक्वलिटी लाइन के दरमियान है। इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया है, ये लॉरेंस कर्व है, ये इसके ऊपर आ गया है, इस परफेक्ट इक्वलिटी लाइन के ऊपर आ गया, इसी परफेक्ट इक्वलिटी लाइन के ऊपर आ गया है। तो ए एरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक ठीक है ना जी। और इसका मतलब ये हुआ कि जिनी कोफिशिएंट की वैल्यू ज़ीरो होने का मतलब है नो कंसंट्रेशन। नो कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन है। समझ आ गई बात। अच्छा, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, यानी ये उस वक्त होगा जब लॉरेंस कर्व और परफेक्ट इक्वालिटी लाइन एक ही हो जाते हैं। यानी व्हेन व्हेन लॉरेंस कर्व एंड perfect equality line are the same, are the same। तो एरिया ए जो है, एरिया ए जो है उस वक्त वुड एरिया ए वुड डिसअपियर, वो ख़त्म हो जाएगा। तो लॉरेंस कर्व और परफेक्ट इक्वलिटी लाइन दोनों एक ही लाइन बन जाएंगी, ठीक है ना जी। इसका मतलब मैंने भी आपको बताया था कि जितना लॉरेंस कर्व और परफेक्ट इक्वलिटी लाइन के दरमियान डिफरेंस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा मार्केट में कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर बी ज़ीरो हो जाए, अब हम बी ज़ीरो कर दें तो जिनकी वैल्यू क्या आएगी, फार्मूला है ए ओवर ए प्लस बी, तो वो आ जाएगा ए ओवर ए प्लस बी की जगह ज़ीरो आ जाएगा, तो ए ओवर ए आ जाएगा। ए ओवर ए मीन्स वन। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि वन का मतलब ये है कि यहाँ पर
फुल जो है वो कंसंट्रेशन है, फुल कंसंट्रेशन है। ठीक है जी। तो फुल कंसंट्रेशन कहाँ पे होती है? जब सारा मार्केट शेयर एक ही फर्म के पास होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। ठीक है जी। इसको हम इस चीज़ को हम परफेक्ट इनइक्वालिटी भी कहते हैं, परफेक्ट इनइक्वालिटी। और इस चीज़ को जहाँ नो कंसंट्रेशन होती है, इसको हम परफेक्ट इक्वालिटी कहते हैं, क्योंकि लॉरेंस कर्व परफेक्ट इक्वालिटी लाइन पर ही चला जाता है। तो इस सूरत को हम मोनोपोली कहते हैं, जब जो है वो जिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 आ जाती है। तो 1 जब आएगी तो इसका मतलब ये है कि जो बी वाला एरिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बी एरिया ख़त्म होने का मतलब ये है कि लॉरेंस कर्व जो है, ये लॉरेंस कर्व आपके सामने है, ये वाला लॉरेंस कर्व अब वाई एक्सिस इसके ऊपर, ये जो मैं अब कलर कर रहा हूँ, लॉरेंस कर्व जो है, लॉरेंस कर्व जो है वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हैं? यानी इनके ऊपर आ जाएगा, ये इनके ऊपर, ये जैसे मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, लॉरेंस कर्व इनके ऊपर आ जाएगा। देख रहे हैं लॉरेंस कर्व? इसको हम अगर कोई और कलर कर दें तो लॉरेंस कर्व जो है वो इनके ऊपर आ जाएगा। ये जैसे भी हम करके देखते हैं, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ऐसे ऐसे, ये इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर, ये देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। कौन वाला? लॉरेंस कर्व। तो ये सारा का सारा मतलब बी एरिया ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लॉरेंस कर्व बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे ये बढ़ते बढ़ते, जैसे ये बढ़ रहा है, देखें इस तरफ को ये बढ़ रहा है, तो ये इस तरफ को आते 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 इसके ऊपर आ जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, दोनों इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा। तो एरिया ख़त्म ही हो जाएगा, सारा सारा एरिया ये बन जाएगा, ये सारा एरिया, ये सारा बी एरिया जो है वो ख़त्म होके ये सारा ए एरिया बन जाएगा, सॉरी ए एरिया बन जाएगा, क्योंकि बी सारा ख़त्म हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो ये है जो बात समझने वाली थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, इक्वल टू भी हो सकती है, और जिनी की वैल्यू लेस देन 1 है। तो 0 से लेके 1 तक इसकी वैल्यू होती है। ठीक है ना जी? 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन 0 और 1 जो है वो एक्सट्रीम केसेस है। 0 का मतलब है परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं है, और 1 का मतलब ये है कि अगर जिनी की वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब ये, यहाँ जिनी की वैल्यू 0 आई थी जब मोनोपोली होती है या परफेक्ट इनइक्वालिटी होती है। ठीक है ना जी? तो ये है लॉरेंस कर्व जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे। अच्छा, इसको मज़ीद किताब से भी समझने की कोशिश करते हैं, किताब से भी समझते हैं इसको, बुक से समझते हैं। ये आपके सामने बुक है, इसके अंदर आप देखिए कि ये लॉरेंस कर्व की पहले डेफिनेशन लिखी हुई है कि लॉरेंस कर्व क्या बताता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि लॉरेंस कर्व ये बताता है, एक तरफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फर्म है और दूसरी तरफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है। इसमें कुछ थोड़ा सा मिटा हुआ है, तो इसको अगर हम ठीक कर लें तो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। पहले तो ये ग्राफ मुकम्मल कर लें, ठीक है ना जी?
इस तरीके से आना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये एक तो परफेक्ट इक्वालिटी लाइन बनानी है हमने, परफेक्ट इक्वालिटी लाइन। ये है जी आपके पास लॉरेंस कर्व, और अच्छा ये बात समझ आ गई अब आपको। तो लॉरेंस कर्व क्या बता रहा है, ये परफेक्ट कंपटीशन को शो कर रहा है, या परफेक्ट इक्वालिटी लाइन को शो कर रहा है। परफेक्ट इक्वालिटी लाइन ये वाली, और उसके बाद ये लॉरेंस कर्व है जिसको शो किया हुआ है। इसमें भी उसी तरीके से ए और बी एरिया भी आपको दिखाए गए हैं। तो इसको अब आप पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर मज़ीद ये वही ए प्लस बी एरिया और बाकी चीज़ें आपको समझाई हुई हैं। तो आगे चलते हैं। प्रॉब्लम्स विद मेजर्स ऑफ द मार्केट कंसंट्रेशन। तो उसमें दो प्रॉब्लम बताए हुए हैं कि जब हम मार्केट कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो कि मार्केट और इंडस्ट्री को डिफाइन कैसे किया गया है। क्योंकि अगर हमने कोई ब्रॉड डेफिनेशन ले ली मार्केट की, तो उसमें तो हर तरह की ही प्रोडक्ट आ जाएगी उसके अंदर। जैसे आप लोगों को याद होगा कि हमने एक कार की एग्जांपल ली थी। तो कार इंडस्ट्री कहें तो कार इंडस्ट्री तो एक बहुत बड़ी, मतलब एक ब्रॉडर डेफिनेशन बन जाती है। जैसे आपको याद होगा कि हमने कहा था कि कार जो है वो एक स्पोर्ट्स कार भी हो सकती है, एक लॉजिस्टिक कार भी हो सकती है जो कि एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, एक लग्जरी कार भी हो सकती है। तो सिर्फ कह देने से बात काफ़ी नहीं होगी, आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री को डिफ़ाइन कैसे करना है। अगर आप सिर्फ कार कह देंगे तो हो सकता है उसमें कंसंट्रेशन कम शो हो, क्योंकि उसमें तो हर तरह की कार आ जाएगी। जैसे यहाँ पर भी कह रहे हैं कि ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मार्केट माइट शो द लो कंसंट्रेशन। लेकिन अगर आप क्लियर कट कहते हैं जी स्पोर्ट्स कार, तो फिर आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी कंसंट्रेशन है। या फिर आप कहते हैं जी लग्जरी कार, तो लग्जरी कार की ज़्यादा मार्केट होगी। लेकिन अगर सिर्फ कार कह देंगे तो हो सकता है उसमें कंसंट्रेशन सही तरह से कैलकुलेट ना हो, क्योंकि आपने मार्केट को सही तरीके से डिफाइन ही नहीं किया है। तो उसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप स्पेशलाइज्ड जो है ना उसको लेके आए कि ये जी ये वाली कार और है, ये वाली कार स्पोर्ट्स कार है, ये वाली फलानी कार है। ये फिर उसके अंदर जाके आप उसको कंसंट्रेशन उसमें कैलकुलेट करें तो ज़्यादा बेहतर कंसंट्रेशन कैलकुलेट हो सकती है, रादर देन के जनरली कह दें कि कार मार्केट, या कह दें जी कि स्टील मार्केट, या कह दें जी फैन मार्केट या टीवी मार्केट। तो स्पेशलाइज जब तक नहीं करेंगे ना जी इस कैटेगरी की, इस करेक्टरिस्टिक के साथ मार्केट, तो आपको अलग अलग मार्केट्स बन जाएंगी एक ही प्रोडक्ट के अंदर भी। फिर अगली बात ये है कि चूँकि ये हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं कि मार्केट कंसंट्रेशन जब हम मेजर करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो एक तो मार्केट को डिफाइन करने का एक इशू आता है कि मार्केट किस तरह से आप डिफाइन कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट की किस करेक्टरिस्टिक के मुताबिक कर रहे हैं। फिर आप देखते हैं कि उसके अंदर फिर कितनी फर्म्स हैं और कितना वो मार्केट शेयर लेके आ रही हैं, फिर सही पता चलता है। अदरवाइज एक जनरली कह देने से हो सकता है कि उसमें हर तरह की फर्म आ जाए, होगी वो एक ही प्रोडक्ट से रेलिवेंट, लेकिन उससे कंसंट्रेशन या तो कम कैलकुलेट होगी या लिमिटेड, या सही कैलकुलेट नहीं होगी। फिर ये है कि नॉर्मली हम ये समझते हैं कि नई फर्म जब मार्केट में आती है तो उससे नंबर ऑफ द फर्म बढ़ता है, उससे मार्केट कंसंट्रेशन रिड्यूस होनी चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता, क्योंकि मार्केट में नंबर ऑफ द फर्म बढ़ने के बावजूद भी उसका मार्केट शेयर नहीं इतना होता। और मार्केट जब शेयर नहीं होता तो उस सूरत में आप देखें कि लॉरेंस कर्व और जीनी कोफिशिएंट की वैल्यू इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि हमने
लॉरेंस कर्व में ये पढ़ा था कि क्यूमुलेटिव हमने परसेंटेज लेनी है एक्स एक्सिस पे, और क्यूमुलेटिव परसेंटेज ही हमने लेनी है टर्नओवर की। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो शुरू शुरू में इस इतने परसेंट जितने भी हैं, ये फर्ज करें 2% है, तो 2% फर्म का मार्केट शेयर इतना आ रहा है एक्चुअली, है ना, इतने परसेंट शेयर आ रहा है। लेकिन इसमें उस वक्त है कि अभी हमने क्यूमुलेट नहीं किया इसको, यानी ऐड अप नहीं किया, इसमें सिर्फ अभी स्मॉल फर्म्स हैं। जब जब लार्ज फर्म ऐड होती चली जाएंगी तो आप देखेंगे कि एक्चुअल जो मार्केट शेयर भी है उनका बढ़ना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे आप आके देखें तो मार्केट शेयर कितना हो चुका है, क्योंकि इसमें सारा ये ऐड हो के यहाँ पे आया, ये ऐड अप हो के सारी क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ द फर्म आ रहा है, और उनका ये मार्केट शेयर भी इधर से ऐड होके आ रहा है सबका। तो फिर नई बड़ी फर्म ऐड होने की वजह से इनमें परफेक्ट इक्वालिटी लाइन, और इसमें देखें गैप भी बढ़ता चला जा रहा है। पहले गैप थोड़ा था इनमें, लेकिन जो जो बड़ी फर्म ऐड की हैं इनके अंदर गैप भी ज़्यादा होना शुरू हो गया है। ठीक है ना जी। अच्छा, तो ये दो प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन ये था कि मार्केट कंसंट्रेशन को हम कैसे मेजर करते हैं, यानी मेजर्स ऑफ मार्केट कंपटीशन एंड कंसंट्रेशन। तो उसमें हमने मार्केट कंसंट्रेशन यानी 4 फर्म या 5 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो पढ़ी, फिर उसके बाद हमने हरफिंडाल इंडेक्स पढ़ा। हरफिंडाल इंडेक्स के बाद आज हमने लॉरेंस कर्व एंड जिनी कोफिशिएंट, जो उसका तीसरा मेथड था, उसको भी पढ़ा कि क्या होता है। ग्राफिकली हमें ये पता चलता है कि जितना ज़्यादा लॉरेंस कर्व इस परफेक्ट इक्वालिटी लाइन से, ये वाली जो लाइन है, इससे दूर होता जाएगा, उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन भी बढ़ती चली जाएगी। यानी अगर लॉरेंस कर्व ये बन जाता है फॉर एग्जांपल ये वाला, तो ये इसका मतलब ये है कि इनके दरम्यान में गैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये गैप देखें कितना बढ़ता जा रहा है, किसके दरमियान, परफेक्ट इक्वालिटी और इस लॉरेंस कर्व के दरमियान। उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। अल्टीमेटली ये लॉरेंस कर्व क्या करता है, इनके ऊपर आ जाता है, इस एक्सिस के ऊपर। जब इसके ऊपर आएगा तो फिर सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी। और जब लॉरेंस कर्व अगर इस तरह से आगे की तरफ जाता है, इनमें गैप कम होना शुरू हो जाता है और नीचे जाता है, और अल्टीमेटली इसके ऊपर आ जाता है, इस लाइन के ऊपर, तो ये अच्छी सिचुएशन है। इसका मतलब ये है कि इधर इनइक्वालिटी नहीं है बल्कि इक्वालिटी है। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ मोनोपलीज एंड क्लूसिव प्रैक्टिसेस। तो मोनोपली किसे कहते हैं, ये मैंने पहले भी आपको समझाया था कि मोनोपली के अंदर 3 कंडीशन होती हैं, पहले ये समझें। पहली बात ये होती है कि सोल सप्लायर होता है, यानी सिंगल सिंगल सेलर होता है, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल सेलर। फिर उसके सब्स्टिट्यूट तो होते हैं, लेकिन नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते, सब्स्टिट्यूट होते हैं। और फिर मोनोपली के अंदर मोनोपलिस्ट फर्म जो होती है वो नई फर्म को आने से रोकती भी है, बैरियर्स होते हैं। ये बैरियर्स अभी डिटेल में पढ़ते हैं कौन कौन से होते हैं, रुकावटें क्या क्या होती हैं जिससे वो नई फर्म को मार्केट में आने से रोकता है। तो ये 3 कंडीशन बहुत ज़रूरी हैं मोनोपली के लिए कि सिंगल सेलर होता है, नो सब्स्टिट्यूट नहीं बल्कि नो क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, और फिर बैरियर्स टू एंट्री होती हैं। ये तीनों कंडीशन मिलें तो इसे मोनोपली कहते हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पर भी मोनोपली की कहानी लिखी हुई है कि मोनोपली रेफर टू द मार्केट वेयर अ सोल सप्लायर या कम अज़ कम स्मॉल नंबर ऑफ द फर्म्स, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना जी। सोल सप्लायर जो होता है, ये स्मॉल नंबर ऑफ द फर्म्स मिलकर भी एक फर्म बन जाती हैं, तो वो प्रोडक्ट को प्रोवाइड करती हैं। और कंज्यूमर्स को, ज़ाहिर सी बात, एक फर्म होती है तो कंज्यूमर को वो एक्सप्लॉइट करते हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूट नहीं होती, और इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि कीमत ऊपर हो जाती है, कीमत ऊपर चली जाती है। कलूसिव का क्या मतलब है? कलूसिव का मतलब ये है कि एग्रीमेंट, जिसमें आप एग्रीमेंट कर लेते हैं, मिल के जो फर्म्स जो है मिलकर कोल्यूजन कर लेती हैं। कोल्यूजन कहते हैं एग्रीमेंट को, ठीक है ना जी। तो उसमें वो एग्रीमेंट कर लेती हैं कि हम इकट्ठे चलेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे प्राइस और आउटपुट के हवाले से, और कार्टेल बनाने की कोशिश करते हैं। कार्टेल हमने पिछले
लेक्चर में भी पढ़ा था कि कार्टल कार्टल किसे कहते हैं, तो वो कार्टल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना जी। तो कार्टल की डेफिनेशन याद है ना आपको? कार्टल मैंने आपको बताया था कि कार्टल इज़ ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोड्यूसर्स फॉर द पर्पस ऑफ प्राइस सेटिंग, डिवाइडिंग द मार्केट एंड ब्लॉक एंट्री इन द मार्केट। तो कार्टल एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रोड्यूसर्स की, जो प्राइस के हवाले से, मार्केट शेयर के हवाले से और एंट्री ब्लॉक करने के हवाले से एक एग्रीमेंट कर लेती है, उसे कार्टल कहते हैं। तो क्लूसिव का मतलब है एग्रीमेंट कर लेना, एग्रीमेंट करके कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाना किसी भी हवाले से। अच्छा, अब मोनोपोली का जो नुकसान होता है वो ये होता है कि ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं सप्लाई को, पहली बात। जितना वो बेच सकते होते हैं उस लेवल से वो कम बेचते हैं। और दूसरा क्या करते हैं कि ये पुशअप करते हैं, ज़ाहिर सी बात है जब सप्लाई कम होगी तो कीमतें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो मोनोपोली के अंदर दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन, ये क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं सप्लाई को, और नंबर टू, ये पुशअप देते हैं, पुशअप दी प्राइस लेवल, प्राइसेस को वो बढ़ा देते हैं। तो ये है जी सारी चीज़ें। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये मोनोपोली के लिए तो मैंने भी आपको बताया कि थ्री कंडीशंस ज़रूरी हैं। एक सेलर हो, नो क्लोज, ये नो क्लोज है, नो सब्स्टिट्यूट नहीं है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। इट मींस कि सब्स्टिट्यूट है लेकिन क्लोज नहीं है। फिर बैरियर्स लगाते हैं, रुकावटें खड़ी करते हैं ताकि नए फर्म्स ना आए मार्केट के अंदर। वो क्या बैरियर्स अभी पढ़ते हैं, कौन कौन सी हैं। और अब ये जब तीन चीज़ें होती हैं तो इसके अंदर इनको मार्केट में पावर मिल जाती है। और पावर क्या होती है कि वो क्या कर सकें, ये दो चीज़ें, कि वो रिस्ट्रिक्ट करें सप्लाई को, यानी रिस्ट्रिक्ट मींस कम करें, सप्लाई को कम कर दें, जिसके नतीजे में कीमतें कहाँ चली जाएं, ऊपर चली जाएं। तो जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल दे रहे हैं कि कोका कोला है या फोर्ड कार है, तो ये सोल सप्लायर जो है वो क्लेम करें, लेकिन इनके पास मोनोपोली पावर नहीं होती, क्योंकि अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स भी मौजूद होती हैं और कार्स मौजूद होती हैं, लेकिन वो डिफरेंट तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, शायद इस तरह के ना हो। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसी चीज़। और सब्स्टिट्यूट तो कुछ भी हो सकता है, लेस सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, मोर सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, जो बिल्कुल उसी तरह की चीज़ बना रहा हो। तो क्या होता है, ये ग्राफ में देखिए, यहाँ पर मैं आपको बल्कि इसको बना के समझा देता हूँ ग्राफ। जी, थोड़ा सा स्पेस बन जाए, मैं आपको ग्राफ बना के समझा देता हूँ ये कैसे। जी, ये देखें, यहाँ पर बनाते हैं ग्राफ। ये यहाँ पर क्वांटिटी और यहाँ पर प्राइस, और ये फॉर एग्जांपल सप्लाई कर्व है, और ये है डिमांड कर्व। ठीक है जी। जो सप्लाई कर्व होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, उसको सी कह देते हैं। सी मींस कंपटीशन, कंपटीशन बेस। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम हुआ, इस पॉइंट को
बी पॉइंट कह लीजिए। मैं वही पॉइंट ले लेता हूँ जो आपकी किताब में लिखे हुए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये बी पॉइंट है और यहाँ पर ये इसकी क्वांटिटी आ गई, इसको क्यू सी कह लीजिए। सी मीन्स कंपटीशन, और ये प्राइस जो है पी सी मीन्स कंपटीशन। तो सी का मतलब है कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या है? परफेक्ट कंपटीशन भी एक मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें फर्म्स जो होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं। ये मैंने पहले समझाया था। प्राइस टेकर होती हैं, यानी दे कैन नॉट चेंज प्राइस। यानी उनमें से कोई एक फर्म जो है वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकती। दे कैन नॉट चेंज प्राइस इंडिविजुअली। ठीक है जी, ये प्राइस टेकर होती हैं। लेकिन जो मोनोपोलिस्ट फर्म होती है, मोनोपोलिस्ट फर्म जो होती है वो सिंगल फर्म होती है, वो प्राइस मेकर होती है। वो क्या होती है? प्राइस मेकर। ये प्राइस टेकर होती है, ये प्राइस मेकर। प्राइस मेकर मीन्स फर्म कैन इफेक्ट प्राइस और इफेक्ट और चेंज द प्राइस। तो मोनोपोलिस्ट जो होती हैं वो प्राइस को इफेक्ट कर सकती हैं, लेकिन कंपटीशन में नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो अब इस सूरत हाल में देखें कि जो इक्विलिब्रियम है वो इस बी पॉइंट पे हो रहा है, और यहाँ पर जो ये फर्म है वो प्रॉफिट जो अर्न कर रही है वो क्या है? वो प्रॉफिट है, ये यहाँ पे ज़ीरो है, तो यहाँ से ऊपर ये सारा क्या है? प्रॉफिट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि सप्लाई कर्व एक्चुअली कॉस्ट को शो कर रहा होता है। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? टोटल रेवेन्यू का फार्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस क्या है यहाँ पे? वो है ओ पी सी, और क्वांटिटी क्या है? ये मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू सी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल रेवेन्यू आ जाता है आपके पास। टोटल रेवेन्यू क्या आ जाता है आपके पास? ओ पी सी बी क्यू सी, यानी ये सारा एरिया आपका टोटल रेवेन्यू आ जाता है। ठीक है ना, ये वाला सारा एरिया, दिस वन, ये सारा एरिया जिसको अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ये ठीक है, और ये सारा जो एरिया है ये टोटल रेवेन्यू है जो इन्होंने अर्न किया है। और जो कॉस्ट है, कॉस्ट का जो एरिया है वो सारा ये वाला एरिया है, ये सारा कॉस्ट है। ठीक है जी, ये कॉस्ट है। तो ये एरिया क्या है? ये वाला एरिया है, ये इस फर्म का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट क्या होगा? कॉस्ट क्या होगी? टोटल कॉस्ट होगी ओ ए बी क्यू सी, और प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट है ए बी, ए बी और पी सी। ये प्रॉफिट है इन परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है जी, ये परफेक्ट कंपटीशन में आ गया। अच्छा, अब दोबारा से देखें, दोबारा से बना रहा हूँ ग्राफ आपको समझाने के लिए। ये Q, ये P, ये सप्लाई कर्व है, और ये क्या है? ये डिमांड कर्व है।
और यहाँ पर ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम हुआ था, ये क्वांटिटी आ गई थी हमारे पास इसकी, ये प्राइस कंपटीशन में आ गई थी, यहीं तक ही पता था नहीं। लेकिन जब मोनोपोली में आप आते हैं तो मोनोपोलिस्ट क्या करता है, अभी हमने पढ़ा था कि रिस्ट्रिक्ट करता है सप्लाई कर्व को। तो जो मोनोपोलिस्ट का सप्लाई कर्व होता है वो पॉजिटिवली स्लोप नहीं होता बल्कि वर्टिकल होता है। ये जो मैंने अब सप्लाई कर्व बनाया है, ये सप्लाई कर्व किसका है, मोनोपोलिस्ट का है, एम फॉर मोनोपोलिस्ट। अब देखें इस सप्लाई कर्व ने डिमांड कर्व को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इस जगह पे, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को आप कह दीजिए, इस पॉइंट को आप कह दीजिए एन पॉइंट। आपकी बुक में यही पॉइंट, नाम पॉइंट का नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है जो बात समझने वाली। तो ये बात समझ आई आपको। अब यहाँ पर जो प्राइस आई है वो ये आई है, और इसको हम प्राइस मोनोपोलिस्ट की देखें, और जो क्वांटिटी आई है मोनोपोलिस्ट की वो ये आई है। अब आपके सामने वो दो चीज़ें आ गई कि प्राइस क्या है इसके मुकाबले में ज़्यादा है, ये देखें प्राइस ज़्यादा ले रहा है और सप्लाई कम दे रहा है, ये देखें। तो दो चीज़ें आ गई, क्या भला कि रिस्ट्रिक्ट कर रहा है सप्लाई को मोनोपोलिस्ट, और प्राइस क्या है, हाई है। तो ये दोनों चीज़ें डेंजरस हैं किसके लिए, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को नुकसान पहुंचाती है। एक तो कम बेचना और दूसरा ज़्यादा कीमत पे बेचना, दोनों नुकसानदेह है। बात समझ रहे हैं। तो अब हमने देखना है कि इसका प्रॉफिट क्या है। तो इसका जो प्रॉफिट है जनाब वो है, मोनोपोलिस्ट का जो प्रॉफिट है वो है ए, ये वाला पॉइंट ए, फिर अब ये एम एन, ये एम एन, ये जो मैं बता रहा हूँ, और पी एम, ये वाला प्रॉफिट इसका है। प्रॉफिट ये तो परफेक्ट कंपटीशन में था ना, ये मोनोपोलिस्ट में जो प्रॉफिट होगा वो होगा ए एम एन पी सी, ए एम एन पी सी नहीं, पी एम, ए एम एन, ए एम एन पी एम, ठीक है। ये पी एम में, दोबारा से देख लें इसको, ए, एक सेकेंड में दोबारा लिख देता हूँ, ए एम एन पी, दोबारा लिखता हूँ, ए एम एन पी एम, ठीक है ना, ये इसका प्रॉफिट आ जाता है। तो इसका प्रॉफिट भी ज़्यादा है, देखें ए एम एन पी एम, ये इसका प्रॉफिट है मोनोपोलिस्ट का। और परफेक्ट कंपटीशन का प्रॉफिट क्या था, वो आपके सामने यहाँ पे हमने निकाला था, ये प्रॉफिट था उसका, ये जो मैंने अब ग्रीन से शो कर। तो इसका प्रॉफिट थोड़ा है, उसका प्रॉफिट ज़्यादा है, ये आपके सामने, ठीक है ना जी। तो ये हो गया जी मोनोपोलिस्ट का। दो चीज़ें आ गई कि एक तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है सप्लाई को, और दूसरा जो है वो कीमत भी ज़्यादा चार्ज करता है आपके सामने। ये आपके सामने सिचुएशन आ गई, ठीक है ना जी। तो अब आ जाइए दोबारा से बुक पे आइए, ये देखें यही बात मैंने अभी आपको समझाई कि मोनोपोली के अंदर क्या होता है कि प्राइस मेकर होते हैं। पहली बात मैंने अभी आपको बताई कि प्राइस मेकर होते हैं। प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों पे इफेक्ट देखा है ना हमने। तो ये सप्लाई कम दे रहा है और प्राइस
इस कंपटीशन की प्राइस के मुकाबले में ज़्यादा चार्ज कर रहा है। ठीक हो गया जी। तो ये आपके सामने सिचुएशन, कॉस्ट इसकी आपके सामने आ गई। परफेक्ट कंपटीशन की कॉस्ट ये थी और मोनोपोलिस्ट की कॉस्ट ये आ रही। अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट जो बात हमने समझनी है, आर्गूमेंट्स अगेंस्ट मोनोपलीज और आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ मोनोपलीज। तो मोनोपली मैंने भी आपको समझाया है कि सिंगल सेलर होता है, ये पहली बात। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट और बैरियर्स टू एंट्री होते हैं। ठीक है ना जी। बैरियर्स टू एंट्री पे मजीद बात अभी करते हैं क्या क्या होते हैं। तो अगेंस्ट मोनोपलीज क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर वन ये है जो मैंने अभी आपको बताई कि टोटल मार्केट आउटपुट इज़ लोअर। इधर आउटपुट लोअर होती है, यह आपके सामने लोअर है ये, और किसके मुकाबले में, परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले में ये कम करता है, पहला लॉस। और प्राइसेस जो होती हैं वो हायर होती हैं देन दे वुड बी इन द मोर competitive मार्केट। तो competitive मार्केट में प्राइसेस ये हैं पीसी, इसमें पीएम है। तो इधर एक तो बेचता थोड़ा है और फिर महंगा बेचता है। तो दोनों चीज़ें, ये पहला लॉस वही है जो डायग्राम में भी शो हुआ है, और इसका पूरी सोसाइटी को जो है वो लॉस होता है। तो ऑनर ऑफ द मोनोपोलिस्ट जो है वो बेनिफिट उठाता है एट द एक्सपेंस ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। यानी मोनोपोलिस्ट जो है वो बेनिफिट ले रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ सोसाइटी। तो ये सोसाइटी को बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर वो मोनोपोलिस्ट, दूसरा इसमें नुकसान ये है कि मोनोपोलिस्ट जो है वो रिसोर्सिस को यूज़ नहीं करता एफिशिएंट वे के अंदर। आपके सामने है कि वो आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो जब आउटपुट कम प्रोड्यूस करेगा तो इसका मतलब रिसोर्सिस तो बहुत सारे वैसे ही पड़े रह जाएंगे। इन इनपुट्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं करता है। इससे ये होता है कि मार्केट में एफिशिएंसी नहीं आती है, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट के लिए बहुत सारे इनपुट्स को वैसे रहने देता है ताकि मार्केट में कम ही बेचूंगा और उससे ज़्यादा सप्लाई कम हो और मार्केट में कीमतें ऊपर चली जाएं। फिर वो क्या करता है जी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होती है, उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है। अच्छा जी। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है कि जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होता है। और लॉस क्या होता है? जब टोटल रेवेन्यू कम होता है टोटल कॉस्ट। ये तीन सिचुएशन है। तो इनको पता होता है कि हमें कोई कंपटीशन तो है नहीं हमारा मोनोपोलिस्ट को, और इसको कोई ख़तरा नहीं है, थ्रेट नहीं है कंपटीशन का। तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं और क्या करते हैं, कॉस्ट को इतना ज़्यादा वो कंट्रोल नहीं करते। ठीक है ना, जिसकी वजह से, क्योंकि जब मार्केट में कंपटीशन हो तो आप कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं ना, कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। जब आपको पता है कि मार्केट में है ही नहीं तो कॉस्ट ज़्यादा, आपकी मोनोपोलिस्ट की कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि वो एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रही है। आपके सामने मोनोपोलिस्ट की कॉस्ट ये आ रही है और परफेक्ट कंपटीशन की जो कॉस्ट आ रही थी वो ये आ रही थी, ओ ए के बराबर। समझ रहे हैं ना। तो इधर देखें तो सी एम जो है वो ग्रेटर देन है सी सी से, यानी सी सी मीन्स कॉस्ट एंड कंपटीशन। और इसी तरीके से जो पी एम है यानी मोनोपोली की जो प्राइस है वो पी सी से ज़्यादा है, ये आपके सामने। और तीसरी चीज़ ये है कि जो मोनोपोलिस्ट की आउटपुट है वो कम होती है क्यू सी से, ये आपके सामने। ठीक हो गया जी। ये तीनों सिचुएशंस आपके सामने। तो इनकी जो ये मोनोपोलिस्ट जो होता है फेल हो जाता है कि कॉस्ट को कम करने के अंदर। ज़रूरत भी क्या है उसे कॉस्ट को कम करने की? तो वो उसका जो एटीट्यूड होता है वो इनोवेशन की तरफ नहीं होता। तो वो कोई भी इनोवेशन करने की कोशिश नहीं करता। और उसके बाद उनका जो कंपटीशन अगर हो भी जाए तो फिर वो बड़ा स्टिफ स्टिफ कंपटीशन करता है
अगर कंपटीशन हो जाए, क्योंकि अगर होगा तो स्मॉल नंबर ऑफ द फर्म को टेक ओवर कर लेता है, जैसे हमने पिछले में पढ़ा था, टेक ओवर एक्विजिशन पढ़ा था। तो स्मॉल कंपेटिटर अगर होंगे ना तो उनको वैसे टेक ओवर कर लेता है और मार्केट में किसी को आने नहीं देता। बाज़ औक़ात जो मोनोपोलिस्ट फर्म होती है ना उसको डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी सामना करना पड़ता है। और ग्लोबल लेवल पे अगर मोनोपोली है तो ग्लोबल लेवल पे भी इसका मतलब ग्लोबल में वर्ल्ड लेवल पे तो लॉस ऑफ इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी मोनोपोली के नुकसानात। लेकिन अब इसके बातें हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं मोनोपोलिस्ट के। वो क्या है कि पहला ये है कि ये कोशिश करता है, अगर अच्छा मोनोपोलिस्ट है तो वो कोशिश करता है कि वो मैक्सिमम जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम से कम करे और बेटर यूटिलाइजेशन करे रिसोर्सेज की। ये एक और रुख है मोनोपोलिस्ट का, जिससे वो कंज्यूमर को फ़ायदा भी दे सकता है, कॉस्ट कम करके अब कीमतें कम कर देता है। ये ऐसा हो सकता है अगर वो चाहे तो, क्योंकि एक ही फर्म है, अगर वो उसको प्रॉपरली वर्क करे तो वो ये कर सकता है। फिर मोनोपोलिस्ट जो है वो चूँकि एक फर्म होती है और वो उसके पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है, तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी ज़्यादा खर्च कर सकता है। इससे ये होता है कि इनोवेशन आएगी, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आती है उस फर्म के अंदर भी और उस मुल्क के अंदर भी। फिर सी जो है वो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को वो प्रमोट कर सकता है और वो सॉफ्टवेयर नए लेके आ सकता है, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री लगा सकता है। एक फर्म है ना, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही जो मर्जी करे। और फिर वो यानी रिस्क ले सकता है इनोवेशन का और न्यू लाइन ऑफ बिजनेस की तरफ मूव कर सकता है। और इस तरीके से करके वो अपने मुल्क के अंदर और फिर दुनिया के अंदर भी ग्लोबल प्लेयर बन सकता है, ग्लोबली दुनिया में वो कर सकता है, compete कर सकता है। फिर इसके अलावा मोनोपोलिस्ट जो फर्म होती है ना उसको फाइनेंशियल मार्केट से लोन बड़ी जल्दी मिल जाता है, क्योंकि क्योंकि बड़ी फर्म होती है और वो मार्केट में उसको कैपिटल आसानी से मिल जाता है, जिससे वो नई टेक्नोलॉजी और नई प्रोडक्ट लेके आ सकता है और इकॉनमी जो है ग्रो हो कर सकती है इसके नतीजे में। अच्छा, अब जो हम बार बार बात कर रहे थे यहाँ पर कि जी मोनोपोलिस्ट जो है वो लोगों को आने नहीं देता मार्केट के अंदर, बैरियर्स की बात कर रहे थे। अब वो बैरियर्स मैंने कहा था हम भी पढ़ते हैं, बैरियर्स कौन कौन से हैं जो कि जिससे वो नई फर्म को आने नहीं देता मार्केट के अंदर। तो ये है जी वो बैरियर्स टू एंट्री। ठीक है ना जी। बैरियर्स टू एंट्री में क्या क्या है? बैरियर्स टू एंट्री मींस ऐसे फैक्टर्स जिससे वो मुश्किल कर दे सेलर्स को नई फर्म्स को मार्केट में एंटर होने से। और फिर वो जब वो आएंगी नई नई फर्म तो फिर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाए लॉन्ग रन के अंदर। तो ऐसे फैक्टर्स क्रिएट कर दे जिससे नई फर्म मार्केट में ना आए। तो वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं जिससे नई फर्म जो है मार्केट में एंटर ना हो? तो उसमें पहला जो फैक्टर है वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का बैरियर। अब उसकी चीज़ इतनी डिफरेंट है। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दो तरह की होती है, एक होती है रियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और एक होती है फैंसीड। यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दो तरह की होती है, रियल और दूसरी कौन सी होती है? फैंसीड। फैंसीड कहते हैं मसनूई। रियल वो होता है जो उसके इंग्रेडिएंट का डिफरेंस होता है और उसके पार्ट्स का डिफरेंस होता है, उसकी क्वालिटी का डिफरेंस होता है, उसकी क्वांटिटी का डिफरेंस होता है, वो रियल डिफरेंस होता है जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से नहीं मिलती। दूसरा फैंसी डिफरेंस होता है जो सिर्फ कलर का डिफरेंस होता है, शेप का डिफरेंस होता है, साइज़ का डिफरेंस होता है, ये फैंसी डिफरेंस है। जैसे एक साबुन है तो ए एक साबुन बी है, तो दोनों का कलर में डिफरेंस है, बाकी दोनों साबुन ही हैं। शेप में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना जी। लेकिन रियल डिफरेंस ये है कि उसके इंग्रेडिएंट ही डिफरेंट है। वो और चीज़ बन जाती है, ये और चीज़ बन जाती है। जैसे एक साबुन है तो वो कहते नहीं इसके अंदर ऑलिव ऑयल है, दूसरे के अंदर नहीं है। तो ये एक रियल डिफरेंस है। जब ये डिफरेंस कंज्यूमर के माइंड में जाता है तो वो सिर्फ उसी चीज़ को ख़रीदता है
जिसका डिफरेंस वो समझता है, और बाकी चीज़ें अगर मौजूद भी हों तो वो नहीं खरीदता। जैसे कुछ लोग डालडा बनास्पति खरीदते हैं, तो वो दूसरे किसी घी को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनके ख्याल में ये वो घी है जो कि हमारे लिए बेहतर है। इस तरह से और कोई घी खरीदते हैं तो वो कहते हैं जी ये देखें जी, ये वो घी है जो कि आपकी रगों में जाके नहीं जमता, तो लोग वो खरीदना शुरू कर देते हैं कि ये डिफरेंस है जी इसके अंदर। तो जो भी डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस की बेस पर वो फर्म एग्जिस्ट करेगी और बाकी फर्म मार्केट से आउट हो जाती है। तो ये पहला डिफरेंस है कि प्रोडक्ट के अंदर ऐसा डिफरेंस ले आएं जिससे बाकी फर्म मार्केट से ही आउट हो जाए या वो आ ना सकें। फिर दूसरा ये है कि कंट्रोल करने, एक्सक्लूसिव कंट्रोल बैरियर्स। एक्सक्लूसिव कंट्रोल बैरियर्स क्या हैं कि मार्केट के अंदर रॉ मटेरियल के जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल कर लें। तो न्यू एंट्रेंट्स जो हैं उसको तो नहीं पता ना ये चीज़ें कहाँ से आती हैं कहाँ से नहीं आती। तो जब आप रॉ मटेरियल के सोर्सेज को खुद अपने कंट्रोल में ले आएंगे और उसको जो कि नई नई फर्म के पास नहीं पता कि चीपेस्ट रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, तो वो ज़ाहिर सी बात है मार्केट से आउट हो जाएगा। और इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाता है कि या तो वो रॉ मटेरियल मार्केट से। फिर तीसरा ये होता है कि जैसे अभी हम पढ़ रहे थे मोनोपोली, तीसरा ये होता है, हाँ जी, तीसरा ये होता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं मोनोपोली के बेनिफिट में। जब जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि मोनोपोलिस्ट अगर एफिशिएंटली अपनी प्रोडक्शन को लेके चल रहा है तो वो अपनी एवरेज कॉस्ट को कम से कम पे ले आता है, और ऑटोमेटिकली जब एवरेज कॉस्ट कम होती है तो वो अपनी कीमत को भी नीचे ले आता है। जब कीमत नीचे लेके आता है तो नई फर्म जो होती है वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, वो कीमत इस कम कीमत पे वो बेच नहीं सकती जिस पर मोनोपोलिस्ट बेच रहा होता है, और ऑटोमेटिकली वो मार्केट से आउट हो जाती है। क्योंकि अगर मोनोपोलिस्ट की कॉस्ट कम होगी तो वो कम कीमत पे बेचेगा। नई फर्म जो आती है उसकी इतनी एक्सपीरियंस नहीं होती और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, तो वो उसको हाई कॉस्ट होने की वजह से हाई प्राइस पे बेचना पड़ता है। जबकि मोनोपोलिस्ट फर्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल होने की वजह से और एफिशिएंटली अपनी प्रोडक्शन को लेने की वजह से उसकी कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है, जिसके नतीजे में वो कीमत में कमी करके नई फर्म को एंटर होने का मौका ही नहीं देता। क्योंकि नई फर्म का कीमत ज़्यादा होगी तो वो अपनी कॉस्ट को कवर कर लेगी, अगर कीमत कम होगी तो नई फर्म अपनी कॉस्ट को कवर नहीं कर सकती और ऑटोमेटिकली वो आउट हो जाती है मार्केट से। फिर फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो फिक्स कॉस्ट इतनी ज़्यादा रख दें कि नई फर्म मार्केट में आ ही ना सकें। यानी एक ऐसी फिक्स कॉस्ट हो जो कि नई फर्म को आने के लिए एक बैरियर हो। यानी वो आना तो चाह रही है लेकिन वो समझती है, जैसे फॉर एग्जांपल शादी हाल ही आप बनाना चाहते हैं, तो मैरिज क्लब बनाना चाहते हैं, तो उसकी फिक्स कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि पहले आपको ये सारी चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी कि नई फर्म सोचती है कि इतना तो पैसा ही नहीं है कि हम आ सकें। तो बाद में वेरिएबल कॉस्ट कम है उसको चलाने की, लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा कॉस्ट है जो बेयर करनी पड़ेगी, जो कि नहीं आने वालों के लिए एक बैरियर बन जाता है कि नहीं चाहिए, बहुत पहले बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये है फिक्स कॉस्ट का बैरियर। बाज़ का लीगल बैरियर्स होते हैं। लीगल बैरियर्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है कि कोई और फर्म उस इंडस्ट्री में आ नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेपन की इंडस्ट्री है, उसमें 4 फर्म को गवर्नमेंट ने दिया हुआ है लाइसेंस कि आप वेपन बनाएं, आप आना चाह रहे हैं लेकिन आप आ नहीं सकते। या कोई सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है, उसमें गवर्नमेंट ने 2-3 फर्म को दिया हुआ है लाइसेंस, तो आप नहीं आ सकते उसके अंदर, क्योंकि लीगली बैरियर मौजूद है। ये तो गवर्नमेंट उसको हटाए तो फिर आप आ सकते हैं। फिर क्या होता है, मोनोपोलिस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि क्लूसिव प्रैक्टिसेस करके मिलजुल कर बाज़ का छोटी छोटी फर्म हो ना, तो वो मिलकर
एक बन जाती हैं, और एक जब बनती हैं तो एग्रीमेंट कर लेती हैं कि हम मिलकर ही कीमत को तय करेंगे, क्वांटिटी को तय करेंगे, क्वालिटी को तय करेंगे, तो कोल्यूजन कर लेती हैं। कोल्यूजन कहते हैं एग्रीमेंट। तो वो एग्रीमेंट किसी भी हवाले से हो सकता है। कोल्यूजन मीन्स एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कर लेती हैं वो। फिर जियोग्राफिकल बैरियर्स भी होते हैं। जैसे किसी एक मुल्क के अंदर एक चीज़ पैदा होती है, दूसरे मुल्क के अंदर नहीं होती, और जिसकी वजह से उसको मोनोपोली हो जाती है वहाँ पे, और आपको वो वहाँ पे चीज़ बनानी सस्ती हो जाती है आपके लिए। ठीक है ना जी। तो बहरहाल जियोग्राफिकली भी ये चीज़ें मौजूद हो सकती हैं, जिसके नतीजे में बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं कि एक चीज़ वहीं पैदा होती है, कहीं दूसरी जगह होती नहीं। तो आखिरी इसके अंदर जो चीज़ है वो है क्लूसिव प्रैक्टिसेस। मैंने भी आपको बताया कि क्लूसिव प्रैक्टिसेस के अंदर ये होता है कि कोल्यूजन हो जाता है। कोल्यूजन मीन्स एग्रीमेंट हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है कीमत पर, मार्केट शेयरिंग पर, प्रॉफिट शेयरिंग पर एग्रीमेंट हो जाते हैं, और फर्म्स कोशिश करती हैं कि हम उसका फ़ायदा उठाएं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इन एन इंडस्ट्री ईच फर्म कुड इंक्रीज इट्स प्रॉफिट इफ ऑल द फर्म्स टुगेदर कंट्रोल द प्राइस एंड आउटपुट, एज इफ मीन्स गोया के इफ द मार्केट वर ए मोनोपली, जैसे मार्केट एक मोनोपली बन जाती है, होती बहुत सारी हैं लेकिन कोल्यूजन करके एक हो जाते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन बन जाती है, और फिर वो क्या करते हैं, आउटपुट को स्प्लिट कर लेते हैं कि जी आपने इतना करनी है, हमने इतना करनी है, टोटल हमने मिलकर 10 यूनिट बेचने, 2 आपने देने, 1 उसने देने, 4 उसने देने, तो मिलजुल कर तय कर लेते हैं कि कितनी कितनी आउटपुट बनाएंगे सब लोग, और कितनी कितनी कीमत पर बेचेंगे। होते हैं वो काफ़ी सारे हैं लेकिन मिलकर एक हो जाते हैं। जब एक हो जाएंगे तो मोनोपोली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, मोनोपोली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और कोल्यूजन कर लेते हैं। कोल्यूजन मीन्स एग्रीमेंट। बहुत सारी दुनिया के अंदर इस कोल्यूजन को इलीगल समझा जाता है, क्योंकि जब ये मिल जाते हैं तो किसको नुकसान पहुंचाते हैं, कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाते हैं, और जाहिर सी बात है उस चीज़ को गवर्नमेंट जो है वो अच्छा नहीं समझती, और दुनिया में भी उसको अच्छा समझा नहीं जाता है एज ए होल भी। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि कार्टल जो है उसको छुपा के रखें। लेकिन बहुत सारे कार्टल ऐसे भी हैं जो कि दुनिया में मौजूद हैं और वो धड़ल्ले के साथ उसको लेके चल रहे हैं वहाँ पे। जैसे ओपेक की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ओपेक कैसे करता है। ओपेक ऑयल, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो ये पूरी दुनिया में तय करते हैं कि हमने कितनी तेल देना है, किस कीमत पर देना है, ऑयल की प्राइसेस कितना ऊपर लेके जानी है, नीचे लेके जानी है, ये सारी चीज़ें वो खुद तय करते हैं। तो भारत, तो कार्टल जो है वो किसी भी हवाले से बन सकते हैं, मार्केट शेयरिंग के हवाले से बना दें। कोल्यूशन, कोल्यूजन जो कोल्यूजन होता है ना, उसकी एक शक्ल कार्टल है। कोल्यूजन की एक शक्ल क्या है, कार्टल है। और वो कार्टल मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि क्या होता है, उसके अंदर मार्केट शेयरिंग हो सकती है, तो मार्केट शेयरिंग कार्टल बन सकते हैं। ठीक है ना जी। और प्राइस कार्टल बन सकते हैं, प्राइस कार्टल बन सकते हैं। और फिर उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग कार्टल बन सकते हैं। 2-3 किस्म के कार्टल हो सकते हैं, जिसमें वो कहें जी आउटपुट की शेयरिंग के हवाले से भी हो सकते हैं, मार्केट की शेयरिंग के हवाले से भी हो सकते हैं कि ये आधी मार्केट आप ले लें, आधी मुझे दे दें। तो इस तरीके से ये बन सकते हैं। और जब ये बनते हैं तो फिर एक मोनोपोली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। होते हैं तो ज़्यादा लोग हैं लेकिन मोनोपोली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये वही डायग्राम है जो भी आपने पहले पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन में तो ये कीमत आएगी, लेकिन जब वो मोनोपोली की शक्ल इख्तियार करते हैं तो सप्लाई कर्व ये बन जाता है। और फिर ये कीमत भी देखें ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा कीमत चार्ज कर रहे हैं, और मार्केट के मुकाबले में ये क्वांटिटी भी कम बेच रहे हैं। ये वही बात है जो हमने पहले पढ़ी थी। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे फर्म्स जो हैं मिलकर एक हो जाते हैं। जब एक होंगे तो मोनोपोली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है ना जी। और कार्टेल बनाने का मकसद क्या होता है, अभी मैंने बताया कि वो सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, वो प्राइस पर और आउटपुट पर बातचीत करते हैं, और फिर ये भी करते हैं कि हमने नई फर्म को मार्केट में अंदर नहीं आने देना। ठीक है ना जी। लेकिन इनके अंदर एक वीकनेस ये होती है कि हर फर्म अपनी कोशिश में होती है कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए,
तो वो बाज़-औक़ात वो फिर टूट भी जाते हैं, क्योंकि वो सीक्रेटली अपनी आउटपुट भी बढ़ा देते हैं और कीमत जो है वो भी कम करके बेचने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में मार्केट में सप्लाई बढ़ती है और उसके नतीजे में ये जो कार्टल्स होते हैं ये ब्रेक भी हो जाते हैं, क्योंकि वो इस एग्रीमेंट पे सब लोग पूरा नहीं उतरते हैं। जब पूरा नहीं होते हैं तो वो अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इंडिविजुअल फर्म अपने फ़ायदे के लिए सीक्रेटली आउटपुट भी बढ़ा देती है और कीमत भी कम बेचना शुरू कर देती है जो कार्टेल ने तय की होती है, जिसके नतीजे में वो कोलैप्स कर जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको दी, ओपेक। ओपेक कैसे करता है, ठीक है ना जी। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप समझ सकते हैं। जो कार्टेल की सक्सेस है ना वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है। वो फैक्टर्स ABCD लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहला फैक्टर ये है कि अगर कार्टेल कामयाब बनाना है तो उसमें सारे आ जाएं, सारे मिलकर एक हो जाएं। नंबर वन, कोई रह ना जाए, क्योंकि अगर कोई रह गई फर्म तो वो अपनी तरीके से कीमत को अफेक्ट करने की कोशिश करेगी। और फिर हमें ये देखना पड़ेगा कार्टेल में जो फर्म्स आ रही हैं वो सब्स्टिट्यूट हैं क्लोज या नहीं है, क्योंकि अगर वो सब्स्टिट्यूट ना हुए तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगा। जैसे इसने कहा है कि प्राइस कार्टेल बाय टैक्सी ड्राइवर माइट लीड टू शिफ्ट इन डिमांड ऑफ बिजनेस buses and trains bus because they are possible substitute for the taxis। तो टैक्सी का सब्स्टिट्यूट क्या है, बस है और ट्रेन है। तो अगर यानी टैक्सी का जो सब्स्टिट्यूट है वो ये तो बस है या ट्रेन है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि उसमें कितने लोग आ रहे हैं। या टैक्सी के साथ ट्रेन और बस के भी लोग मिल जाएं तो फिर तो जो मर्जी करते रहें, कीमत जितनी मर्जी ऊपर ले जाएं। फिर है कि जी सप्लाई कितनी आसानी से रेगुलेट हो सकती है, ये देखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन जैसे प्राइमरी कमोडिटीज़ होती हैं जो जल्दी गल सड़ जाती हैं, जैसे वीट है, राइस है, कॉफ़ी वगैरह। तो वो वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं और फिर आपको देखना पड़ेगा कि उसको मतलब सप्लाई को अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते तो अल्टीमेटली आपको मार्केट में लानी पड़ेगी। वो मार्केट में लाएंगे तो सप्लाई, अगर कार्टेल ने कहा हुआ है सप्लाई नहीं लानी तो आप मजबूरन लेके आएंगे। फिर ये देखना पड़ेगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लोगों के लिए ज़रूरत है या नहीं है। अगर लोगों के लिए ज़रूरत ही ना हुई तो फिर आप कार्टेल बनाते रहें, लोग नहीं लेंगे, आपका सारा लॉस हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा लेस इलास्टिक डिमांड होगी कार्टेल उतने ही कामयाब हो जाएंगे। अगर मतलब लेस इलास्टिक मीन लोगों की ज़रूरत होगी वो चीज़ जिसका कार्टेल बन रहा है तो फिर तो कार्टेल वाले कामयाब होंगे। अगर मोर इलास्टिक होगी तो मोर इलास्टिक होगी तो लोग कहेंगे दफ़ा करें, हम लेते नहीं, कार्टेल वाले नुकसान में जाएंगे। और फिर जो है वो देखना पड़ेगा कि जो प्रोड्यूसर हैं क्या वो एग्री करते हैं कि जी हम जो है वो अपना शेयर कम कर देते हैं, मार्केट में कम बेचते हैं, सप्लाई ताकि कम हो सके मार्केट में। तो ये बड़ा मुश्किल चीज़ होती है। कुछ लोग कहेंगे हम तो जी आपके साथ तो हैं लेकिन हम बेचेंगे तो ज़्यादा ही, क्योंकि उन्होंने बेचने के लिए तो आए हैं मार्केट में। तो कार्टेल कामयाब नहीं हो सकता। चोरी चोरी वो फिर ज़्यादा बेचना शुरू कर देते हैं और कम कीमत पे बेचना शुरू कर देते हैं, जो कार्टेल ने तय की हुई कीमत होती है ना उससे भी कम कीमत पर। तो सक्सेस उस वक्त होगा जब ये 5-6 फैक्टर्स जो हैं वहाँ पे मौजूद होंगे। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक हमने कर लिया। कल हम नया क्वेश्चन से शुरू करेंगे, कंपटीशन पॉलिसी से। अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए, कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो बताइए। हाँ जी, क्वेश्चन फराज ने कहा है कि जी सर मार्केट कंपटीशन वाला पैराग्राफ खोल दें प्लीज़, 1 मिनट। मार्केट कंपटीशन वाला पैराग्राफ, कौन सा पैराग्राफ जी? अच्छा सर, आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ मोनोपोलिस्ट टेक्निकल स्टैंडर्ड को क्यों प्रमोट करेगा, क्योंकि वो अगर प्रमोट करेगा तो उसकी कॉस्ट कम होगी और जिसकी सूरत में प्राइस भी कम हो जाएगा। अगर करे तो, हम ये नहीं करेगा हर दफ़ा करेगा फराज, अगर वो चाहे तो ये कर सकता है, नहीं चाहेगा तो फिर लॉस, अलग सी बात है, अगेंस्ट पे चला जाएगा। अगर वो करता है टेक्निकल स्टैंडर्ड को फॉलो तो फिर फेवर में चला जाएगा वो बात, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मोनोपोली के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं।
ये तो मोनोपोलिस्ट की सोच है ना, वो क्या करता है। कार्टेल हमेशा सेकेंडरी मार्केट में होता है, कार्टेल किसी भी मार्केट में हो सकता है। अब ये ओपेक की एग्जांपल मैंने आपको दी है, तो वो प्राइमरी मार्केट है ना, ऑयल है ना, तो प्राइमरी मार्केट में बना हुआ है। किसी भी मार्केट में कार्टेल बन सकता है। कार्टेल का मतलब है एग्रीमेंट कर लेना किसी भी हवाले से, कीमत के हवाले से, कलूजन यानी एग्रीमेंट, मार्केट शेयरिंग के हवाले से, आउटपुट की सप्लाई के हवाले से, लोगों को, नई फर्म को ना अंदर मार्केट में आने के हवाले से, बैरियर लगाने के हवाले से, किसी भी हवाले से कार्टेल बना सकते हैं। लेकिन कार्टेल टूट जाते हैं क्योंकि हर कोई अपने अपने बेनिफिट के लिए फिर काम शुरू कर देता है। कार्टेल जो कहता है उसकी बात कोई नहीं मानता, तो वीक होते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, वरना फिर वाइंड अप करें। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह ताला कल बात होगी आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच।